Chapter 2 Acid, Bases and Salt. How do acids and bases react with metals? Part number 3. Before going ahead, part number 3, please make sure that you have already watched part number 1 and 2. हेलो स्टूडेंट्स, मैं पी सिंह आपका केसीसी मैथ्स एंड साइंस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद एसिड एंड बेसिस। मीन्स मेटल एसिड और बेस दोनों से किस तरीके से रिएक्शन करेंगे, हम इस बात पर चर्चा करेंगे। लेकिन पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इससे पहले के जो पार्ट्स हैं वो भी अच्छे से देख लें, जिससे कि टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। जब हम पार्ट शुरू करते हैं सबसे पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं। उस एक्टिविटी से हमें थोड़ा सा समझ में आएगा क्या है। हमने क्या किया कि एक स्टैंड पर एक टेस्ट ट्यूब को होल्ड किया हुआ है और एक पर्क नली के थ्रू, मीन्स एक टेस्ट ट्यूब के थ्रू जो पाइप दिया गया है वो सीधा एक वाटर, इसमें क्या भरा हुआ है, वाटर में इसको हमने प्लेस किया हुआ है। और इस टेस्ट ट्यूब हमने डाले हुए हैं जिंक के ग्रेनुअल्स। क्या डाले हुए हैं? जिंक के ग्रेनुअल्स। ठीक, ये जिंक के ग्रेनुअल्स हैं और इसमें हमने एक एसिड भरा हुआ है डाइल्यूट H2SO4। ठीक, डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट का मतलब होता है एक ऐसा एसिड जिसमें वाटर कंटेंट एक्सेस मात्रा में होता है। ठीक, और एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड। इसका मतलब एक ऐसा एसिड जिसमें वाटर कंटेंट बहुत ही लेस मात्रा में होता है, वो आपके होते हैं कंसंट्रेटेड एसिड, जो बहुत ही खतरनाक होते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं डाइल्यूट H2SO4 लिया हुआ है, जिंक के ग्रेनुल्स लिए हैं। और जैसे ही मैं इसमें डाइल्यूट H2SO4 डालूंगा तो ये क्या करेगा कि जिंक इस डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करना शुरू करेगा। ठीक, तो क्या करेगा कि जो जिंक के ग्रेनुअल्स थे वो H2SO4 जो मेरे पास डाइल्यूट था उसके साथ रिएक्शन करेंगे। क्लियर? और जैसे ही रिएक्शन करेंगे तो इसमें से एक गैस इस टेस्ट ट्यूब से होती हुई, मीन इस पाइपलाइन से होती हुई इधर से बबल्स के फॉर्म में निकलेगी वाटर से। ठीक, और ये जो बबल्स हैं फिर हमने क्या किया, एक बर्निंग कैंडल, क्या लिया है, एक बर्निंग कैंडल, मीन्स जलती हुई कैंडल ली है। और बर्निंग कैंडल क्या करेगी, जैसे हम इसके पास लेके आएंगे और ये पॉप साउंड के साथ जलेगी। किसके साथ? पॉप साउंड के साथ। इसका मतलब कि इस कैंडल से, सॉरी, इस टेस्ट ट्यूब से बबल्स के फॉर्म में जो गैस आई थी वो गैस हमारे पास थी हाइड्रोजन। कौन सी थी? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जिंक H2SO पर रिएक्शन करती है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। इसका मतलब जिंक प्लस H2SO4 गिव्स अस ZnSO4 प्लस H2। क्या देगा? ZnSO4 प्लस H2। तो जिंक रिएक्ट विद H2SO4 गिव्स अस ZnSO4 प्लस H2। बात क्लियर होगी? ओके, इसका मतलब क्या हो गया कि जिंक क्या था मेरे पास, एक मेटल। इसका मतलब मेटल रिएक्ट विद एसिड, मेटल रिएक्ट विद एसिड गिव्स आउट सॉल्ट प्लस H2 गैस। क्या देगा? सॉल्ट प्लस H2 गैस। इसका मतलब मेटल प्लस एसिड, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो एक सॉल्ट और एक हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। अब बात ये आती है कि जहां मैंने H2 का टेस्ट किया तो बर्निंग कैंडल के साथ पॉप साउंड दे रही थी। ओके, अब हम बात करते हैं अगर अदर गैसेस होती तो अदर गैसेस। ठीक, अब अदर गैसेस में जैसे मैंने कहा ऑक्सीजन, एक आपके पास होती है CO2, एक हाइड्रोजन हमने अपनी दी। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या करेगी, जैसे ही हम ऑक्सीजन गैस, मान लीजिए गैस निकल रही है और जैसे हम कैंडल वहाँ लेके आएंगे तो कैंडल की जो लाइट है, ठीक है ना, उसकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? ब्राइटनेस। और अगर ब्राइटनेस उसकी बढ़ती है तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पर ऑक्सीजन गैस है। ठीक, और अगर कैंडल की लाइट में क्या होता है, बुझ जाती है, क्या हो जाती है, एक्सटिंग्विश हो जाती है, मीन्स बुझ जाती है। ठीक है, अगर वो एक्सटिंग्विश हो गई, मीन्स वो बुझ गई, इसका मतलब वहाँ पर CO2 गैस है, क्योंकि CO2 गैस जो होती है वो हमेशा आग को बुझाती है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ जो आपकी कैंडल जल रही थी वो जैसी कैंडल बुझेगी, इसका मतलब CO2 गैस यहाँ से अब इवॉल्व आउट हो रही है। बस समझ में आ गई? हाइड्रोजन गैस के लिए क्या होता है कि पॉप साउंड के साथ जलती है। ऑक्सीजन गैस में क्या होता है, को ब्राइटनेस उसकी बढ़ जाती है। CO2 में क्या होता है, वो एक्सटिंग्विश हो जाती है, मीन्स बुझ जाती है। क्लियर? ओके, अब मैंने आपको बताया कि मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला है। अब जनरल फॉर्मूला है तो हम कुछ मेटल्स ले लेते हैं और कुछ एसिड्स ले लेते हैं। ठीक है, अब कुछ मेटल्स और कुछ एसिड्स का हम टेस्ट करेंगे
कि कैसे कैसे वो रिएक्शन प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ओके, अब कुछ मेटल्स मैंने जैसे क्या रिएक्शन ले ली, H2SO4 एक एसिड है, प्लस एक मेटल में ले लिया सपोज द सोडियम। ठीक, अब इसकी एक रिएक्शन होगी, अब उसकी रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा वो भी हमें चेक करना है। ठीक, मैंने आपके सामने कंटेंट क्या किया वो H2SO प्लस सोडियम। एक मैंने ले लिया आपके पास HNO3, ये भी एक एसिड है। ठीक, और मैंने इसके लिए एक मेटल ले लिया जैसे मैग्नीशियम। एक मैंने एसिड ले लिया जैसे कि HCl, प्लस इसके लिए मैंने मेटल ले लिया कैल्शियम। ठीक, ऐसे मेरे पास एक H3PO3 एक एसिड है। ठीक, इसके लिए मैंने एक मेटल ले लिया एल्यूमिनियम। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एसिड्स होंगे और बहुत सारे मेटल्स होंगे जिसको हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि एसिड प्लस मेटल क्या देता है, एसिड प्लस मेटल देता है मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब एसिड प्लस मेटल गिव्स आउट मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब मेरे पास एसिड है H2SO4, मेटल है सोडियम। अगर मेटल सॉल्ट बनेगा तो ये बनेगा Na2SO4। अच्छा, कंपाउंड लिखने का तरीका डिपेंड करता है उसकी बैलेंसी पर, जिसके बारे में क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। अगर बाई चांस आप भूल रहे हो तो मैं आपको भी थोड़ी देर में याद दिलाता हूँ कैसे हम कंपाउंड बनाएंगे। प्लस हाइड्रोजन गैस, ये मैंने मैग्नीशियम और ये नाइट्रेट, तो मैंने बताया इसका बनेगा क्या कि MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। ये बनेगा आपके पास CaCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये बनेगा मेरे पास AlPO3 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इन सबको कर लेंगे हम बैलेंस। ठीक है, अब बैलेंस करने के लिए क्या है कि H2SO4 हाइड्रोजन, 2 सोडियम मुझे चाहिए। देखिए हाइड्रोजन सल्फेट 2 सोडियम, क्लियर, बैलेंस हो गई। अब इस रिएक्शन में देखेंगे एक मैग्नीशियम लेकिन नाइट्रेट लिया उसने 2, और यहाँ कितने 2, यहाँ 1, तो मैंने क्या इसको कर दिया ट्वाइस। इसका 2 नाइट्रेट 2 हाइड्रोजन, ये भी बैलेंस हो गई। अब हम बात करते हैं इसकी HCl प्लस कैल्शियम, तो CaCl2 प्लस H2। अब C 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ क्लोरीन 2 है लेकिन यहाँ 1 है, तो हमने क्या किया इसको ट्वाइस कर दिया। और 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन, ये भी बैलेंस हो गई। अब यहाँ बात करते हैं तो PO3 एक ही एक है, हाइड्रोजन 3 और यहाँ 2। बैलेंस करने के लिए क्या होगा, इसको कर देंगे हम ट्वाइस और इसको कर देंगे हम थ्राइस। अब हाइड्रोजन यहाँ वो 6 और यहाँ भी होगा 6, लेकिन PO3 में डिस्टर्ब हो गई, यहाँ PO3 है 2, इसका मतलब ये भी कर देंगे हम ट्वाइस। अब 2 PO3 हो गए। ओके, अब 2 एल्यूमिनियम है, इसका मतलब ये भी ट्वाइस। इसका मतलब 2H3PO3 प्लस 2 एल्यूमिनियम गिव्स आउट 2AlPO3 प्लस 3H2। ठीक है, इस तरीके से हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। अब मैंने आपसे कहा कि ये जो आपके पास फॉर्मूलाज हैं इनको आप करेक्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे, इसके लिए आपको बैलेंस याद करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप सबकी बैलेंस नहीं याद कर सकते तो कुछ की तो याद होगी। तो हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि एटम, ठीक है, क्या पढ़ा था, एटम या मॉलिक्यूल, जो पॉली एटमिक मॉलिक्यूल होता है, एटम या मॉलिक्यूल, और उसके हम लिख देते हैं बैलेंसी। ठीक, और यहाँ लिख देते हैं हम उसका फॉर्मूला। ठीक है, अब जैसे इस तरीके से बनाते थे उसकी टेबल, क्लियर। ओके, अब मैंने कहा जैसे मुझे यहाँ पर है सल्फेट है और सोडियम है, तो इन दोनों से मिलके तो बना है, क्योंकि मेटल और सॉल्ट तभी बनेगा। तो सोडियम को मैंने यहाँ लिखा Na और यहाँ लिखा सल्फेट। ठीक है, मुझे पता है सोडियम की बैलेंसी होती है 1 और सल्फेट की होती है 2। अब हम करते हैं इसका क्रॉस, ये हो जाता था Na2। ठीक है, ये सिंगल है तो हम उसे लिखते नहीं थे, Na2SO4। बात क्लियर होगी। ठीक है, ऐसे ही हमने क्या किया, यहाँ पर देखा मैग्नीशियम और यहाँ पर NO3, इन दोनों से मिलकर बनेगा, हाइड्रोजन तो हटनी है। ठीक है, तो मैग्नीशियम NO3 मिलकर बनेगा, मैग्नीशियम की बैलेंसी होती है 2 और नाइट्रेट की होती है 1, क्योंकि हाइड्रोजन एक की होती है तो इसका मतलब इसकी भी एक ही होगी। जब हाइड्रोजन की एक है तो इसकी भी एक ही होगी। तो मैंने कहा कि मैग्नीशियम और NO3 को, अब 2 है तो ये NO3 ट्वाइस हो जाएगा, मैग्नीशियम सिंगल, तो ये बनेगा MgNO3 का ट्वाइस। ठीक, ऐसे कैल्शियम की होती है 2 और क्लोरीन की होती है 1, इसका मतलब ये 2 चले जाएंगे इसके पास, ये 1 रह जाएंगे इसके पास, तो ये हो जाएगा CaCl2। ठीक, ऐसे मेरे पास एल्यूमिनियम की बैलेंस होती है 3 और PO3 की होती है 3। इसमें मुझे कुछ नहीं लगाना, सिर्फ AlPO3, दोनों की 3 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको लंबा चौड़ा ना लेकर के हम यहीं कहीं बैलेंसी चेक करके इसको क्रॉस यहीं पर कर देते हैं। इस तरीके से हम उसको बैलेंसिंग भी कर लेंगे। लेकिन हमारा जो टॉपिक था हाउ एसिड्स रिएक्ट विद मेटल, तो एसिड प्लस मेटल गिव्स आउट मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस।
ठीक है, हमारा मेन टॉपिक ये था कि एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देगा। अब बात करते हैं हाउ बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। तो बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो पहली चीज तो मैं आपको एक बात बता दूं कि सारे बेस ठीक रिएक्ट नहीं करते। ओके, अब आप कहोगे कौन से बेस रिएक्ट करते हैं, तो जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वही रिएक्शन करते हैं। ठीक, पहली चीज सारे बेस रिएक्शन नहीं करते, केवल स्ट्रॉन्ग बेसिस रिएक्शन करते हैं। दूसरी चीज सारे मेटल्स रिएक्शन नहीं करते, सारे मेटल बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते, वो सिर्फ होते हैं एम्फोटेरिक मेटल्स जो बेस के साथ रिएक्शन करते हैं। अब आप कहोगे एम्फोटेरिक मेटल्स कौन से होते हैं, ठीक है, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एम्फोटेरिक मेटल्स। ठीक, एम्फोटेरिक मेटल्स, ठीक है। अब एम्फोटेरिक मेटल्स वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। अब बात समझ में आई, एम्फोटेरिक मेटल्स वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं एम्फोटेरिक मेटल्स। मींस द मेटल्स विच कैन रिएक्ट with acid as well as base, ठीक, are called एम्फोटेरिक मेटल्स। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, एम्फोटेरिक जो टर्म दिया गया ना, इसका मतलब आप समझ लो, जहां भी एम्फोटेरिक आएगा इसका मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं दोगुला। क्या बोलते हैं? दोगुला। वो दोनों तरीके के टर्म शो ऑफ करेगा, ठीक है। ऐसा दोगुले इंसान होते हैं, जानते हो ना, दोगुले इंसान मतलब उसके मुंह पर उसकी जैसी, उसके मुंह पर उसकी जैसी, इसे हम बोलते हैं दोगुले इंसान। तो एम्फोटेरिक हम कह सकते हैं एम्फोटेरिक इंसान। अगर कोई ऐसा दोस्त आपके साथ है जो ये कहता है कि आपके सामने आपकी जैसी और दूसरे के सामने दूसरी जैसी, तो आप उसका नाम रख दो एम्फोटेरिक। अब एम्फोटेरिक जैसे आप नाम रखोगे, इसका मतलब आपको एक टर्म याद हो गया केमिस्ट्री का, बस नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री को में सराउंडिंग से रिलेट करना पड़ता है। तो ऐसे मैंने कहा एम्फोटेरिक मेटल्स, ऐसे आएगा आपके पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। तो समझ लीजिए कि वो दोनों तरीके की प्रॉपर्टीज ऑफ करेगा, इसके सामने इसकी जैसी और उसके सामने उसकी जैसी। और ऐसे आप कुछ क्लास 9th में भी पढ़ चुके हो। हम बात करते हैं एम्फोटेरिक मेटल्स। द मेटल्स विच कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस आर कॉल्ड एम्फोटेरिक मेटल्स। अब आप कहोगे कौन कौन से मेटल्स हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं, चलिए हम बात कर लेते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया, एक हिंदी में क्वाट लिखता हूं, सब जन की आस, सब जन की आस सुनो प्रभु और अल्लाह। ठीक, मैंने क्या लगा, सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह। ये है 1 2, इसकी से कोई मतलब नहीं है, 3 4 5 और 6, ये 6 हैं आपके पास एम्फोटेरिक मेटल्स। सबका मतलब होता है Sb, ठीक, और Sb का मतलब होता है एंटीमनी। इस मेटल का नाम क्या है? एंटीमनी। जन का मतलब होता है जिंक, ठीक, कि हमें पता नहीं, As मीन्स आर्सेनिक, इसका नाम क्या होता है? आर्सेनिक। देखिए एंटीमनी, जिंक, आर्सेनिक। सुनो मीन्स Sn, Sn को हम बोलते हैं टिन, ठीक। प्रभु मीन्स Pb और Pb को हम बोलते हैं लेड, और अल्लाह फॉर Al और Al फॉर एल्यूमिनियम। बात समझ में आ गई? तो मेरे पास एंटीमनी, जिंक, आर्सेनिक, टिन, लेड और एल्यूमिनियम 6 मेटल ऐसे हैं जो एम्फोटेरिक है। क्लियर? अब एम्फोटेरिक को याद करने की ट्रिक मैंने आपको बता दी, सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह। मेरी केमिस्ट्री में अक्सर ट्रिक्स ही सबसे ज़्यादा होती हैं, और ट्रिक्स की वजह से क्या होता है, आप केमिस्ट्री को अच्छे लंबे समय तक याद रख सकते हो। तो ये मैंने एम्फोटेरिक मेटल्स बताए हैं। अब इन एम्फोटेरिक मेटल्स में मैंने आपको पहले ही बताया, सारे बेस रिएक्शन नहीं करते। टोटल जो बेस होते हैं, बस बेस बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं केवल वही रिएक्शन करते हैं। और इसमें भी ये 6 जो आपके पास नॉन मेटल्स दिए गए हैं, सॉरी एम्फोटेरिक मेटल्स दिए गए हैं, इनमें से 2 मेटल ऐसे हैं जो रिएक्शन किसी बेस के साथ नहीं करते, भले ही वो एम्फोटेरिक है लेकिन फिर भी वो रिएक्शन नहीं करते। एक तो एंटीमनी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, पहली चीज, और दूसरा आपका आर्सेनिक किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, ठीक। अब बच्चे मेरे पास जिंक, टिन,
लेड और एल्यूमिनियम, ये 4 एम्फोटेरिक मेटल्स ऐसे हैं जो बेस के साथ रिएक्शन करते हैं। अब कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला, ठीक है, पहला मैंने ले लिया जिंक। जिंक रिएक्शन करता है जैसे NaOH के साथ, जो आपकी NCERT मेंशन है, ठीक। अब जिंक NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा जिंकेट। क्या बनाएगा? जिंकेट, वो भी सोडियम का। तो ये बनाएगा Na2ZNO2 प्लस H2। इसका मतलब क्या है कि मेटल प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे हमारे उसमें क्या था, एसिड प्लस मेटल गिव्स आउट मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जब एसिड के साथ मेटल दे रहा था सॉल्ट और हाइड्रोजन, वैसे ही बेस के साथ भी मेटल देगा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। तो ये भी क्या, एक सॉल्ट है। क्या है? एक सॉल्ट है, और ये मिलेगी आपको एक हाइड्रोजन गैस, ठीक। अब बात ये होती है कि ये कंपाउंड आप कैसे बनाओगे, क्योंकि जिंकेट बन रहा है। जिंकेट बनाने के लिए क्या है कि यहाँ पर जिंक की वैलेंसी होती है 2, सोडियम की होती है 1, और 1 और 1 2 हो गई क्योंकि 2 सोडियम है, ठीक। तो 2 दूनी 4 प्लस की होगी 4 वैलेंसी, और ऑक्सीजन की 1 की होती है -2, और इसका 2 ऑक्सीजन तो कितनी होगी -4। इसका मतलब न्यूट्रल हो गया मेरा कंपाउंड, ठीक है। इसलिए मुझे पता है कि Na2ZnO2 बनेगा। ओके, अब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम के साथ। इसको मैं इरेज कर दूँ। अब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम के साथ। अब एल्यूमिनियम प्लस NaOH, ठीक, एल्यूमिनियम प्लस NaOH, और ये बनाएगा आपके पास NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन, इसकी होती है +1, इसकी होती है +3, टोटल कितना हुआ? +4, +1 +3, टोटल वो +4। ऑक्सीजन की होती है -2, इसका 2 है तो कितना हो गया? -4। ओवरऑल क्या हो गया? न्यूट्रल, ठीक है। ऐसे मेरे पता है NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन गैस न्यूट्रल मीन्स इस तरीके से रिएक्शन करेगा आपका एल्यूमिनियम, ठीक है। ये 2 रिएक्शंस ऐसी हैं जो जनरली हमारे बोर्ड एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। अब बात करते हैं अब जो टिन और लेड है वो कैसे रिएक्शन करेगा। टिन और लेड अक्सर क्या करेगा, वो आपको बनाएंगे कुछ कॉम्प्लेक्स। क्या बनाएंगे? कॉम्प्लेक्स। अब कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले मैंने लिया लेड प्लस NaOH, ठीक, लेड प्लस NaOH। अब लेड प्लस NaOH जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो मैंने आपको पहले बताया कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएगा? ये बनाएगा सबसे पहले Na ब्रैकेट PbOH का होल थ्राइस प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और ऐसे आपके पास आएगा टिन Sn प्लस, वो KOH के साथ रिएक्शन करता है, NaOH के साथ नहीं करता है, KOH से रिएक्शन करेगा तो वो बनाएगा आपके पास कि K ब्रैकेट में SnOH का होल 6 प्लस H2, ठीक है। तो ये Pb और टिन ये दोनों कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। लेड के साथ था होल थ्राइस, और इसके पास है होल 6, OH का होल 6, इसमें OH का होल थ्राइस, और मेटल हमारे जो थे वो हमने आगे ही रख दिए। तो ये भी एक सॉल्ट है और ये भी एक सॉल्ट है, और सॉल्ट प्लस क्या मिला? हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब जनरल रिएक्शन अगर हम देखें तो हमारी जो जनरल रिएक्शन है वो क्या निकलती है, देखिए किस मेटल क्या निकली? मेटल प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। और ऐसे ही मेरे पास वहाँ निकली थी मेटल प्लस एसिड गिव्स आउट सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, इस टॉपिक में हमने जो पढ़ा वो ये था कि एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन देगा, बेस अगर मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन देगा। सारे बेस और सारे मेटल आपस में रिएक्शन नहीं करते, केवल एम्फोटेरिक मेटल्स ही रिएक्शन करते हैं बेसिस के साथ। अब एम्फोटेरिक मेटल्स मैंने बताया, सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह, उसके हिसाब से एंटीमनी, जिंक, आर्सेनिक, टिन, लेड और एल्यूमिनियम इतने मेटल्स आपके निकलते हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं। अब एम्फोटेरिक मेटल्स में भी केवल 4 मेटल ऐसे हैं जो रिएक्शन करते हैं, 2 मेटल रिएक्शन नहीं करते, 2 ऐसे हैं जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, 2 ऐसे हैं जो सिंपल सॉल्ट बनाते हैं। बात समझ में आ गई? तो 6 थे, उनको 2-2 में डिवाइड कर दिया, 6 एम्फोटेरिक मेटल्स को 2-2 में डिवाइड कर दिया। 2 ऐसे थे जो सिंपल ऑक्साइड्स बना रहे थे, सॉरी सिंपल सॉल्ट बना रहे थे, 2 ऐसे थे जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना रहे थे, और 2 ऐसे थे जो सॉल्ट बना ही नहीं रहे थे। बस में तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक यहाँ खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग।